बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर क्वेश्चन 12.31 सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड बाय ए 60 हर्ट्ज थ्री फेज सोर्स with a line voltage of 240 वोल्ट। तो पहले यहीं तक हम रुक जाते हैं और एक डायग्राम जो जहन में आता है इससे वो कुछ इस तरह से होगा। ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है और इसकी लाइन वोल्टेज 240 यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज 240 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है ईच लोड फेज ड्रॉज 6 किलोवाट एट ए लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो 6 किलोवाट ये लोड पर फेज है और 0.8 लैगिंग है, तो इतना पावर ये लोड ड्रॉ कर रहा है इसमें। अब यहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें मालूम करने हैं। लोड इम्पीडेंस पर फेज, यानी ये जो इम्पीडेंस है ये पर फेज, फिर लाइन करंट यहाँ पे, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस नीडेड टू बी कनेक्टेड। ये हम बाद में इसको देखेंगे, हम पहले पार्ट ए और बी को देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इस बुक से मैंने लिया है। आप इसको फार्मूले को आपको समझना ज़रूरी है। ये तमाम पी जो है ये पर फेज है, यानी पावर जिसको हम कहते हैं रियल पावर, वो ये फार्मूला है वी पी आई पी कॉस थीटा। पर रिएक्टिव पावर जिसको हम क्यू कहते हैं उसका ये फार्मूला है। और एपरेंट पावर जो है वो सिर्फ ये वी और पी यानी उसके एंगल वगैरह को कंसिडर नहीं करते। और एपरेंट पावर से ही एक्चुअली आता है कॉम्प्लेक्स पावर है, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पावर से आता है एपरेंट पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो पी पर फेज प्लस जे क्यू पर फेज, और इसके एक फार्मूला ये भी है वी पी आई पी कंजुगेट। तो ये फार्मूलाज आपने जहन में रखना है, इनको हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो मेन फार्मूला जो है वो ये इसको हमने जहन में रखना है, और इन दोनों को, और इस डायग्राम से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो P प्लस जे क्यू से ये जो है एक्सिस हाइपोटेनस, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पावर। और इसी का मॉड अगर ले लेंगे तो यानी बाकी चीज़ें अगर एंगल वगैरह छोड़ दें तो वो उसको कहते हैं एपरेंट पावर। अच्छा, पहला सवाल ये है जी लोड इम्पीडेंस पर फेज हमने पता करना है। तो लोड इम्पीडेंस देखिए यहाँ से आ सकता है, ये फॉर्मूला हमने लेना है और इसको यूज करके लोड इम्पीडेंस पर फेज ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। तो टू फाइंड जेड पी वी नीड टू फाइंड एस डैश। अभी यहाँ तो इन्होंने बोल्ड लिख दिया फॉर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब हम लिखेंगे कापी पेंसिल पे तो हम बोल्ड करने के बजाय हम सिर्फ इसके ऊपर एक बार लगा दें, तो इससे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स पावर है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स पावर, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो 3 टाइम्स कॉम्प्लेक्स पावर पर फेज। और यहाँ से हम देखें अगर, तो कॉम्प्लेक्स पावर पर फेज जो है वो रियल पावर पर फेज प्लस जे रिएक्टिव पावर पर फेज। और यहाँ आप क्वेश्चन में ये दिया हुआ ईच लोड फेज ड्रॉज 6 किलोवाट एट ए लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो इसका मतलब हुआ पी पी पर फेज पावर जो हुआ ये 6 किलोवाट या 6000 वाट है। अब हमने यहाँ से इसको मालूम करने के लिए हमें क्यू पी चाहिए, यानी रिएक्टिव पावर जो है वो कितना है। अच्छा, अब रिएक्टिव पावर हम कैसे मालूम करेंगे।
ये पीपी तो हमने मालूम कर लिया, क्यूपी कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए अब हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखिए पीपी जो है वो एस पर फेज कॉस थीटा और क्यूपी जो है वो एस पर फेज साइन थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने थीटा निकालना है, उस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके क्यूपी निकालेंगे, और जब क्यूपी आ जाएगा तो तब हम एस पी निकालेंगे, और एस पी से फिर हम एस निकालेंगे, और एस से फिर हम जेड निकालेंगे। आइए अब देखते हैं हम। टू फाइंड क्यूपी वी नीड एस पी एंड थीटा। तो यहाँ से एस पी और थीटा चाहिए। अब एस पी हम इससे भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि पी पी इज इक्वल टू एस पी कॉस थीटा। तो इसका मतलब वो एस पी 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 ओवर कॉस थीटा। पी पी गिवन है 6 kVA और पावर फैक्टर भी गिवन है 0.8। कॉस थीटा इज पावर फैक्टर, तो यहाँ से डिवाइड करके एस पी आ गया 7.5 kVA, यानी ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस फार्मूले में डाल के हम क्यू पी निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज 0.8, तो थीटा जो है वो कॉस इनवर्स 0.8 हो गया, 36.87 डिग्री है। और यहाँ से अब हम क्यू पी निकाल लेंगे, एस पी साइन थीटा तो 7.5 और साइन ऑफ दिस, तो ये आ गया 4.5 किलो वोल्ट एम्पेयर, सॉरी किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। क्यूपी के साथ हम एक रिएक्टिव टर्म यूज कर देते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जेड पी मालूम करने के लिए हमें टोटल एस चाहिए। टू फाइंड जेड पी वी नीड टू फाइंड टोटल एस और एस टोटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हम एस पर फेज निकाल लेते हैं, क्योंकि पी और क्यू दोनों हमें पता चल गया, तो एस पर फेज हो गया। और टोटल एस जो है वो 3 टाइम्स एस पी होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कॉम्प्लेक्स पावर आ गया। अब इसको यूज करके हम जेड पे निकालेंगे। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ तक हम निकाल चुके थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें वीपी एक टर्म यूज हो रहा है। वीपी क्या है जी? फेज वोल्टेज। अब डेल्टा के केस में, डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है, वोल्टेज पर फेज, वही लाइन वोल्टेज भी होता है। तो इसका मतलब है लाइन वोल्टेज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 240, तो वही होगा हमारा पर फेज वोल्टेज। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ से इसको मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे। जेड पे उधर चला गया, एस नीचे आ गया। अब ये तमाम चीज़ें हमें पता चल गई हैं। हाँ, ये डायग्राम से आप देखें कि यहाँ से वी पी जो है वो बराबर है वी एल के। ये यही चीज़ फेज वोल्टेज भी है और यही लाइन वोल्टेज भी है। अब 3 × 240 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये हमने यहाँ से निकाला है, और ये जो कि केवीए में है तो 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू आ गया हमारा जेड का, पर फेज लोड इम्पीडेंस पर फेज। लेकिन ये वैल्यू कॉन्जुगेट का है, तो अगर हम सिर्फ जेड पी मालूम करना है तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देंगे। दरअसल जेड पी बाकी वही चीज रही, सिर्फ ये साइन चेंज हो गया, तो ये असल वैल्यू है जेड पी के। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट बी, लाइन करंट। ये आसान है। लाइन करंट का फॉर्मूला ये है कि पावर पर फेज बराबर होता है √3 VL cos थीटा। तो यहाँ पे तमाम चीजें हमें पता है सिवाय IL के। अच्छा, अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द लोड इम्पीडेंस और द एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो ये चीज ध्यान में रहे। यहां से IL हो गया PP √3 VL cos थीटा,
तो ये 6000 था, ये 6 kVA √3 VL240, और ये पावर फैक्टर जो दिया हुआ था 0.8 cos थीटा, तो उसके जगह पर हमने 0.8 लिख लिया। तो लाइन करंट आ गया जी 18.04 एम्पियर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट, ये इंटरेस्टिंग है। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस नीडेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच लोड फेज टू मिनिमाइज द करंट फ्रॉम द सोर्स। तो पहले तो ये है कि आप ये हम पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, इसको कहते हैं फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ये इंडस्ट्री वगैरह में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आप कैपेसिटर लगा दें, लेकिन एक तो कैपेसिटर की वैल्यू आपने पता करना है, और कितना आपने किस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कहता है टू मिनिमाइज द लाइन करंट, यानी लाइन करंट कम से कम हो फ्रॉम द सोर्स। अभी यहां से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वोल्टेज है और ये इंडक्टर के थ्रू करंट है, ये इंडक्टिव लोड है, तो इसके एंगल थीटा हो गया। तो आई एल विल बी मिनिमम एंड थीटा इज 0। अब ये देखिए आई एल, इसको हम वैसे भी देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी देखेंगे कि अगर हम इसको लेके चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक आना चाहिए। तो ये मिनिमम लेंथ है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसके एंगल का नाम चेंज कर दिया θ1, ताकि हमें, क्योंकि एक और थीटा हम यूज करेंगे, इसीलिए θ1 कर दिया इसको। अब इसको अपने आसानी के लिए इसको मैंने उल्टा दिया, और फर्ज कर लेते हैं ये वोल्टेज 250 वोल्ट है। तो अब ये एंगल भी हम कहते हैं जी, लेट्स से ये 45 एंगल है। तो cos 45 क्या होगा, हाइपोटेनस जिसको हम कह रहे हैं IL1 डिवाइडेड बाई बेस यानी 220। तो यहाँ से ये करंट हमने निकाल लिया जी, IL1 इज 311। अब अगर हम इसको 0 कर दें, यानी इसके गैप इसमें ख़त्म कर दें, इसको नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे cos 45 के बजाय cos 0 हो जाएगा। cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो IL हो गया 220 एम्पेयर। तो पहले 311 एम्पेयर था, जब थीटा को 0 कर दिया तो 220 एम्पेयर हो गया, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि IL विल बी मिनिमम व्हेन θ1 इज 0, दैट इज पावर फैक्टर इज 1। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो θ1 शुड बी 0 और पावर फैक्टर यूनिटी टू मिनिमाइज द करंट, वही बात रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब ये अब हम इसके लिए पैरेलल में हमने कैपेसिटर लगा देते हैं। तो फिजिकली क्या होता है एक्चुअली कि ये देखिए, ये करंट नीचे की तरफ है, और जब कैपेसिटर आपने लगा दिया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जाता है, यानी ये ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर ये जितना, लेट से ये 45 डिग्री है, तो अगर इसको भी आप 45 कर लेंगे, तो ये दोनों के जो प्लस माइनस करके ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यही इसका मकसद होता है कैपेसिटर लगाने का। इसको एक और एंगल से हम देखते हैं कि ये देखिए, जो पावर ट्रायंगल में ये हमारा P है, या रियल पावर है, और ये हमारा इमेजिनरी पावर है, और ये SP या S1 आप कह दें। ये Q1 है, जो कि इसकी वजह से हुआ है, ये रिएक्टिव पावर। अब हमारा मकसद क्या है कि हम कैपेसिटर लगा के इसको 0 करें, यानी ये कैपेसिटर इसको खींच के 0 पे लेकर आए। तो कितना नीचे लाना है, या फुल जितना QP है या Q1 है उतना नीचे लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि QP इज इक्वल टू SP साइन थीटा। यहाँ से पहले हम QP को पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ है, SP साइन थीटा। ये याद रहे, आप परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला आपने जहन में रखना है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब SP ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 7.5 साइन थीटा
36.87 हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो क्यू पी हो गया जी 4.5 kVAr। ये तो इतना ही हमने इसको नीचे लेकर आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू सी शुड बी इक्वल टू क्यू पी एंड विच इज 4.5 kVA, जो कि 4500 VA है। तो यहाँ तक तो एक नतीजा हमने निकाल लिया कि इसको इतना नीचे लेकर आना है। अब ये चैप्टर नंबर 11 में एक फार्मूला डिराइव हुआ था कि जी कैपेसिटर वैल्यू आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे, क्यू सी इज इक्वल टू ओमेगा वी आर एम स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करके हम कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। क्यू सी हमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 2π60 हो गया ओमेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60, और वी स्क्वायर वी हमने 240 जो है वो पहले देख लिया था कि 240 है, तो इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.072 10⁻⁻⁴ फैरेड हो जाएगा, और जो कि बराबर होगा 207.2 माइक्रोफैरेड। तो यही हमारा आंसर है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, एक आध दफ़ा इसको और से देखिए तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।